हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम जो करने वाले हैं वो पेपर नंबर 11 है। इसके कंटेंट एंड मैथोलॉजी आपका पेपर है और साइंस वाला पेपर है। और इसमें हम जो पीवाईक्यू होंगे वो कर रहे होंगे। 2018 से लगभग मैंने जो है सप्लीमेंट्री के कुछ पेपर ऐड करके 4 से 5 सेट जो है वो आपका ये पेपर है, जिसमें हम करीब 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। आज हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो ऑब्जेक्टिव्स आए होंगे जितने वो कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही सीरीज क्रम में हम जितने आपके 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको कर लेंगे। लॉन्ग टाइप के तो करवाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बट जितना अगर आप थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं और इतना पीवाईक्यू कर लेते हैं तो उतना सफिशियंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है जो ट्रू एंड फॉल्स का है, जिसमें है कि आगमनात्मक मतलब जो इंडक्टिव मेथड है उसके विषय में पूछा गया है कि क्या इस मेथड के ज़रिए आप गणित और विज्ञान जो है वो सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है, जिसमें हम उदाहरण से मतलब एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं। जैसे आप बच्चों को पहले कुछ एग्जाम्पल्स बता दें, फिर आप उस एग्जाम्पल से रिलेट करके जो रूल निकल के आ रहा है, जो नियम उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको निकाल पा रहे हैं, वो बच्चों को बताना है। तो इसके माध्यम से हम दोनों ही सब्जेक्ट जो गणित है या विज्ञान है दोनों को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हमें आगमन विधि, अभी तो अगर आप देखेंगे तो सोशल साइंस जो पेपर है ईवीएस में उसमें भी इंक्लूड है ये मेथड, तो उसको आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपको फील्ड ट्रिप के विषय में पूछा गया है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दूसरा आपका है क्षेत्र भ्रमण जो विधि है, क्या इसके माध्यम से हम आयत के क्षेत्र और उसकी परिधि जो होती है, तो हम क्या जो रेक्टेंगल होता है उसकी एरियाज़ को और उसके पैरामीटर्स को हम बच्चों को फील्ड ट्रिप के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल हम पढ़ा सकते हैं फील्ड ट्रिप के माध्यम से बच्चों को। जैसे आप एक बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के लिए एक खेत पर ले जाइए और उस खेत को दिखा करके आप, अगर वो आयताकार मान लीजिए खेत है या कोई पार्क ऐसा ले जाइए जो आयताकार शेप में बना हुआ है, तो फिर वहाँ से आप बच्चों को उसके कैसे हम उसका लंबाई चौड़ाई का हम मल्टीपल करके कैसे उसका एरिया निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम उसकी चारों भुजाओं को जोड़ करके कैसा उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं जो है, तो ये आप जो है वो बच्चों को बता सकते हैं। अगला आपका है कि क्या श्रवण विकलांग जो बच्चे हैं, क्या उनको हम केवल और केवल लेक्चर मेथड के माध्यम से सिखाएं तो उनको उनके लिए उपयोगी होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप या चाहे से डीएड कर रहे हो तो आप जानते हैं जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कहाँ तक उपयोगी हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या गणित के प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए हम इंडक्टिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका इंडक्टिव मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक पेपर में ही 2 क्वेश्चन इंडक्टिव मेथड से आया हुआ है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये मेथड। और मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये मेथड आगे भी ईवीएस में साइंस में कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर टकराएगा। तो इसमें है कि क्या हम आगमन विधि के माध्यम से गणित के जो प्रमेय हैं उनको सिद्ध कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब भी हम किसी थ्योरम मतलब जो भी प्रमेय आपका होता है तो उसको जब हम जो है वो प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ हमारे पास नियम, 1-2 नियम हमारे पास होने चाहिए जिनके जरिए हम अपनी जो प्रूफ होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ पहले से ऐसे रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो हमें रूल्स से हम जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर जाते हैं। निगमन विधि का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ना कि आगमन विधि का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्या इकाई परीक्षा जो है वो शिक्षक निर्मित परीक्षा होती है जो यूनिट पढ़ाने के अंत में क्रियान्वयन की जाती है। तो ये बिल्कुल राइट है। सबसे पहले तो इकाई योजना क्या होती है वो आपको इकाई जो परीक्षा होती है वो इकाई परीक्षा का मतलब है कि जब आप किसी एक पार्टिकुलर इकाई को पढ़ा करके उसी इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को देते हैं तो वो इकाई टेस्ट होता है, मतलब यूनिट टेस्ट होता है। और बिल्कुल यूनिट टेस्ट जो है वो शिक्षक निर्मित होता है। टीचर एज अ टीचर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ तो एक यूनिट ख़त्म होने के बाद हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और उसमें इवेल्युएशन इस बात का किया जाता है कि पढ़ाया हुआ कितने बच्चों को समझ में आया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 करने रहते हैं। वो मैं आपको दूसरे सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी। अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रू एंड फॉल्स कर रहे होंगे। सभी क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखा है, लॉन्ग टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नोट डाउन हैं।
और उसके बाद 2017 का पेपर है ये, यहाँ पे भी ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। ऐसा सेम PDF आपको मैं अवेलेबल करवा दूँगी और यहाँ से आप जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, और इसमें दूसरी बात ध्यान रखने की ये है, पहली बात तो आपको ध्यान देना है कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो विधियाँ हैं सिखाने की उससे प्रश्न पूछा गया है। दूसरा आपको इसमें ध्यान दें, ट्रू एंड फॉल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपकी जो विधि है ना उस पर ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो है डेमोन्स्ट्रेशन या विज्ञान सिखाने की एक पद्धति है जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि क्या है, क्या इसके माध्यम से हम विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल सही है कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम जो विज्ञान जैसा विषय होता है वो हम पढ़ाते हैं। अगला है क्या विज्ञान गणित से संबंधित होता है? तो ये भी बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे सोशल साइंस है तो वो भी कहीं ना कहीं साइंस से, मैथ्स से, हिस्ट्री से, उन सब चीज़ों से कनेक्टेड होता है। वैसे सेम ही जो साइंस है और जो मैथमेटिक्स है वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं जो आपका साइंस होता है वो सोशल साइंस से कनेक्ट होता है। तो हर विषय अपने आप में जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है एनालिटिक और सिंथेटिक जो मेथड हैं, क्या इनके द्वारा हम फर्नीचर की जो संकल्पना है वो पढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिक और सिंथेटिक होता क्या है, जैसे हम मतलब विश्लेषण और संश्लेषण मेथड कहते हैं। विश्लेषण में होता है कि हम चीज़ों को छोटे छोटे टर्म में तोड़ देते हैं। जैसे हमें कोई एक मान लीजिए टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक के छोटे छोटे भागों में हम तोड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए जोड़ पढ़ाना है तो सबसे पहले बिना कैरी वाला जोड़ सिखाएंगे, एक मतलब एक अदद वाला जो होता है वो सिखाएंगे, फिर हम कैरी वाला जोड़ बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उसकी जटिलता को बढ़ाते जाते हैं। तो छोटे छोटे टर्म में तोड़ करके सिखाना हम कहलाता है एनालिटिक। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके सिखाते हैं, अलग अलग पॉइंट को हम रिलेट करके चीज़ों को सिखाने लगते हैं तो वो सिंथेटिक होता है, संश्लेषण कहलाता है। और इनके माध्यम से हम फर्नीचर जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम सिखा सकते हैं कि कोई चीज़ कैसा बना हुआ है, किन किन चीज़ों को जोड़ करके कोई भी फर्नीचर कैसे बनाया गया है, ठीक है, और बन करके लास्ट में छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके कैसे एक फर्नीचर तैयार हुआ है, ये संकल्पना हम जो है इनसे सिखा सकते हैं। अगला है विज्ञान पाठ्यक्रम जो है वो विज्ञान अभ्यासक्रम का हिस्सा होता है। कैरिकुलम जो है वो सिलेबस का पार्ट कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि कैरिकुलम और सिलेबस दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। कैरिकुलम जो होता है वो स्कूल की समस्त गतिविधियाँ जो होती हैं वो कैरिकुलम में निहित होती हैं। मतलब चाहे वो खेल का मैदान में जो चीज़ें हो रही हैं, क्लासरूम में जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ जो विद्यालय के अंदर या बाहर घटित हो रहा है वो सब कुछ बच्चे के कैरिकुलम का पार्ट होता है। लेकिन हम जो साल भर पढ़ते हैं, जैसे आपको RCI ने एक सिलेबस दिया हुआ है, वो आपका कैरिकुलम नहीं है। कैरिकुलम में तो आपकी जो प्रैक्टिकल स्कूल में कराया जाएगा वो भी इंक्लूड होगा, RCI ने जो सिलेबस दिया है वो भी इंक्लूड होगा। आप कोई डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, कैरिकुलम में वो भी कंप्लीट इंक्लूड होगा। लेकिन सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ RCI ने जो आपको हर एक यूनिट वाइज चीज़ों को दिया है, जो प्रैक्टिकल एरिया दिया है, उतना ही आपका सिलेबस है। तो ये उल्टा दिया गया है, ये आपका कैरिकुलम हो जाता है पूरा। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस संकीर्ण होता है, छोटा होता है, उसका एरिया लिमिटेड होता है, बट कैरिकुलम का एरिया ब्रॉड होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्या सभी श्रवण विकलांग बच्चे के लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अनुकूलन अनिवार्य रूप से आवश्यक है? तो बिल्कुल जो एडेप्टेशन होता है वो सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए नहीं, नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। लेकिन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को बच्चों के हिसाब से कर देना, ये अनुकूलन होता है। और क्योंकि सामान्य सिलेबस है, बच्चों सामान्य बच्चे नहीं हैं, वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लोगों से अलग बना रही हैं, तो उनके लिए पाठ्यक्रम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, उनके हिसाब से बनाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखिएगा, क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। अब हम जो 2020 के पेपर हैं उसको करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें 2020 का ही पेपर है और ये सप्लीमेंट्री का जो पेपर हुआ था 2020 में उसका पेपर है ये।
इसमें है पाठ सिखाते समय पूछे गए प्रश्न योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। बिल्कुल गलत लिखा है। इवैल्यूएशन में दो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में दो पढ़ना है, एक रचनात्मक और एक योगात्मक। रचनात्मक जो बीच बीच में किया जाता है, ठीक है, जैसे मैं आपसे पढ़ा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछूँगा आपसे और आप क्लासरूम में पढ़ते होंगे, टीचर आपको एक यूनिट पढ़ा लिया, टेस्ट दे दिया आपको एक जानने के लिए कि आपका लेवल कितना है, कितना समझ पाए हैं आप और कहाँ पे आप में सुधार की गुंजाइश है, ये जानने के लिए। लेकिन पाठ सिखाते समय योगा रचनात्मक किया जाता है, योगात्मक नहीं होता। योगात्मक लास्ट में होता है, जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो हो गए और या ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं वो योगात्मक होते हैं और जो बीच बीच में किए जाते हैं वो रचनात्मक होते हैं। तो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आपको पढ़ना है। अगला है अध्यापन एवं अध्ययन में इस्तेमाल किए जाने वाले दृक और श्रव्य मतलब ऑडियो विजुअल जो उपकरण होते हैं वो दो चेतनाएं शामिल हैं, इस तथ्य पर आधारित होता है। बिल्कुल ऑडियो विजुअल, क्योंकि आपकी जो सुनने की क्षमता है और जो देखने की क्षमता है, दोनों क्षमताओं का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो बिल्कुल ये आपका जो होता है वो डबल सेंसेस पर जो है वो आपका आधारित होता है। अगला है अन्वेषण विधि जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, इसमें जो अभ्यर्थी होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब बच्चा जो है वो आपका एक्टिव नहीं होता है, ऐसा बोल रहा है। तो गलत है ये, क्योंकि जो खोज विधि होती है इसमें बच्चे को समस्या दी जाती है, बच्चा उस समस्या का समाधान खुद से खोज करके निकालता है। तो जब आप किसी मान लीजिए मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दिया कि ठीक है समस्या समाधान विधि क्या है, पढ़ के आना। अब आप बहुत जगह खोजेंगे, गूगल पे खोजेंगे, आप कोई बुक्स वगैरह देखेंगे, कोई यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो उसमें आप एक्टिवली काम करेंगे। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वो बच्चे उसमें एक्टिव होते हैं, जो है इनएक्टिव नहीं होते। ठीक है, पैसिव या इनएक्टिव नहीं होते हैं, तो ये गलत दिया था। अगला है विज्ञान अध्यापन में बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। बिल्कुल, हम विज्ञान ही नहीं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो होना चाहिए। अगला है पढ़ाए गए सभी प्रकरण प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभवों के लिए उचित नहीं होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, हम हर प्रकरण को, हर एक टॉपिक को हम डायरेक्ट मेथड से नहीं पढ़ा सकते। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें आँख के विषय में बताना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट बच्चे का हाथ डाल करके आँख के विषय में उसको बताए कि उसकी जलन कैसे होती है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि हमें किसी अम्ल के विषय में बताना है या किसी चीज़ का हमें स्वाद बताना है, तो हम हर फल को बच्चों को नहीं चखा सकते हैं या हम हर चीज़ को बच्चों को नहीं चखा सकते। जैसे फल है तो आप उसको चखा देंगे, अब उस फल का स्वाद बच्चा कैसा है बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कोई ऐसा एसिड लेके आइए और उसको कहिए कि इसको चख के बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो वो बच्चे के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हम हर एक प्रकरण को हम एक ही मेथड से हम नहीं पढ़ा सकते। जैसे एक ही टी शर्ट हर एक इंसान को फिट नहीं हो सकती है, वैसे ही एक ही मेथड से हम हर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, यही इसमें कहा गया है। अब आपको यहाँ पे कोई भी मेथड दे दे और पूछे कि हम हर टॉपिक को इस मेथड से पढ़ा सकते हैं, तो वो गलत है। हम हर टॉपिक को एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते। अलग अलग टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी मेथड होगा, कोई भी एक मेथड हर एक टॉपिक के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगला है विज्ञान। चलिए यहाँ से आपके जो है वो 100 टाइप के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, करवाएंगे इसको बाद में करवाएंगे। अब ये 2019 का पेपर है, इसके हम शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है वो देखेंगे। पहला है कथा कथन मतलब स्टोरी टेलिंग की बात। अब मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से जो विधियाँ हैं ना आपके सिलेबस में, जो 10 से 12 होंगी, मतलब जो मैक्सिम्स हैं उसको लेकर के, और टोटल मेथड तक जो है वो 10 से 12 होगा। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। कथा कथन सामाजिक विज्ञान सिखाने के तकनीकों में से एक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टोरी टेलिंग जो है वो बच्चों को सिखाने का एक बेहतर तकनीक होता है। अगला है कृति द्वारा अध्ययन परियोजना मतलब प्रोजेक्ट मेथड के बाद पूछा है आपसे, ठीक है, ये अभी छोड़ दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा कृति का मतलब यहाँ क्या लिखा है। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए निरीक्षण में इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल हम बच्चों का निरीक्षण करने के लिए कि वो किस लेवल तक चीज़ों को सीख पाए हैं, हम रचनात्मक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाते वक्त बीच में कोई अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो रचनात्मक का पार्ट होता है। लेकिन छमाही, सालाना, तिमाही ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जिस पे आपकी मेरिट बनेगी या जिस पे आपका स्टैंडर्ड आपका तय होगा, तो वो आपके कहलाते हैं योगात्मक।
तो रचनात्मक मूल्यांकन इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आप जितना पढ़ रहे होंगे आपने उसमें देखा होगा कि लगभग क्वेश्चन आपकी विधियों से आते हैं जो वन लाइनर होते हैं, तो उसको आपको अच्छे से करना है। अगला है स्वाध्ययन। ये एक अध्ययन पद्धति है जहाँ विद्यार्थी अपने खुद के अध्ययन को निर्देशित करते हैं। तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं घर पे स्वाध्ययन कर रही हूँ और उसमें हम खुद से ही खुद को गाइड कर रहे होते हैं कि हाँ हमें कहाँ कमियां हैं, खुद का इवैल्यूएशन हम खुद कर रहे होते हैं कि कोई एक टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम जहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम खोज रहे हैं कि हाँ ये गलत हो गया, तो ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन था। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो उसमें वो एक सक्रिय होता है और वो अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं खुद से ही जो है वो गाइड कर रहा होता है। अगला है संघ अध्यापन में प्रशिक्षकों का समूह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। तो बिल्कुल जब ग्रुप टीचिंग होती है तो वहाँ पर जो है वो एक पर्पसफुल जो एक्टिविटी है वो की जाती है। चलिए, तो ये दिसंबर 2019 का आपका पेपर है। इस तरह से कुल 5 सेट मैंने इसमें तैयार किए थे। बाकी मैं आपको और भी जो वन लाइनर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के वो भी करवाऊंगी। साथ ही साथ अगर किसी पेपर में ऑब्जेक्टिव आया है तो वो भी करवा देंगे। मतलब मेरा टारगेट रहेगा कि लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, और साथ ही साथ जो फैमिली एंड कम्युनिटी का मैंने पेपर बोला हुआ है वो मैं बहुत जल्दी करवा दूँगी। कुछ व्यस्तता की वजह से नहीं हो पा रहा है, मैं करवा दूँगी उसको 2-3 वीडियोज़ में करके। पहला क्वेश्चन है मूल पाठ्यक्रम में विज्ञान एक विषय के तौर पे सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। जो कोर करिकुलम होता है तो उसमें हम विज्ञान को एज अ सब्जेक्ट जो है वो शामिल हमें करना चाहिए। अन्वेषण पद्धति एक सक्रिय रूप से केंद्रित पद्धति है। तो बिल्कुल सही है। अन्वेषण पद्धति जो खोज विधि होती है, अन्वेषण को ही खोज विधि ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। इसमें सक्रिय रूप से जो है ये मतलब इसमें बच्चा जो है वो एक्टिव होता है आपका। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो आपको अपने ऊपर देखा हुआ था, यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो पीवाईक्यू करने का यही फ़ायदा होता है कि कई बार क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आपको मिल जाते हैं। अगला है विज्ञान का एक अध्याय विभिन्न पद्धतियों द्वारा सिखाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। हम एक ही मेथड से हर टॉपिक को नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग मेथड के थ्रू हम एक ही अध्याय के को अलग अलग मेथड के जरिए पढ़ा सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फार्मूला बच्चों को बताना है, ठीक है, मतलब जब आपको जोड़ ही पढ़ाना है। कोई टीचर ऐसा होगा जो जोड़ को सिर्फ डायरेक्ट आएगा और निगमन विधि से पढ़ा देगा, रूल्स बता देगा और बच्चे कर ले जाएंगे। कोई टीचर ऐसा होगा जो आगमन विधि का इस्तेमाल करेगा उसी जोड़ को पढ़ाने के लिए। पहले कुछ एग्जाम्पल सेट करेगा, उसको बताएगा, बच्चे समझ जाएंगे, फिर उनको बताएगा कैसे जोड़ना है। तो इस तरह से हम एक पार्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर अध्याय को हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके, अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके हम सिखा सकते हैं, लेकिन एक ही पद्धति से हम हर टॉपिक नहीं सिखा सकते। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है लेकिन लॉजिक सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है मूल्यमापन की रचनात्मक पद्धति विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने में मदद करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो पीवाईक्यू में रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2019-18। अगर आप लगभग 6-7 साल के पेपर कर लेते हैं, उसके एमसीक्यू कर लेते हैं और जो भी वन लाइनर वगैरह जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छे से आप सॉल्व करते हैं तो ईजिली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है। तो ये आपका आज का एक पेपर था पूरा। चलिए 2017 का भी सेट इसमें इंक्लूडेड है, वो भी करवा दे रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला है क्वेश्चन आपका इतिहास अध्यापन के तंत्रों में एक तंत्र समूह जो है वो आपका होम टीचिंग नहीं, इतिहास अध्यापन के तंत्रों में से एक तंत्र समूह अध्यापन है। मतलब ये कह रहा है कि जब हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो जैसे इतिहास जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए क्या समूह अध्यापन जो है मतलब ग्रुप में 4-5 टीचर मिलकर के उसको पढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अभ्यास यह सामाजिक विज्ञान का एक भाग होता है। देखिए जैसे आपसे पूछा था कि क्या कैरिकुलम सिलेबस का एक पार्ट होता है, तो वो तो नहीं होता क्योंकि सिलेबस कैरिकुलम का पार्ट होता है, कैरिकुलम सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो सामाजिक अभ्यास है मतलब जो सोशल स्टडीज होता है वो सोशल साइंस का एक भाग होता है। तो बिल्कुल होता है। सोशल साइंस के अंतर्गत ही हम सोशल स्टडीज़ का अध्ययन करते हैं। सोशल साइंस एक बहुत ब्रॉड एरियाज़ है, बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है, जबकि सोशल स्टडीज़ जो है वो छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सोशल स्टडीज़ के जो पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल साइंस से ही निकल करके आते हैं। सोशल साइंस का लघुत्तम रूप जो होता है वो सोशल स्टडीज होता है। ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है व्याख्यान पद्धति में छात्र क्रियाकलाप की उच्च गुंजाइश
है, मतलब व्याख्यान पद्धति में छात्र ज़्यादा क्रियाशील दिखाई देते हैं, तो गलत है। व्याख्यान में बच्चा क्रियाशील नहीं होता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो फिर क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। टॉपिक देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से आया हुआ है, क्वेश्चन नहीं देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सा टॉपिक आया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ना है। जैसे व्याख्यान विधि है तो अच्छे से व्याख्यान विधि कर डालो, उसके हाँ नीलाभ जो है सब कर डालो। अगला है जो रिकैपुलेशन होता है वो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता है, तो गलत है। रिकैपुलेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान। अगला है वार्षिक परीक्षा, यह एक रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। देख रहे हैं इवेल्युएशन से ही पीछे भी क्वेश्चन मिला था, यहाँ भी मिल रहा है। अलग अलग ईयर्स के पेपर हैं लेकिन सेम टॉपिक हैं, तो वही आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन हमने आपको कई बार बताया कि ईयरली एग्जाम्स जो होते हैं ना वो रचनात्मक के नहीं योगात्मक के पार्ट होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सॉल्व टाइप क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में जो है वो करवा दूंगी। तो चल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।